Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 9th lecture in the lecture series of Ecology and Environment, in which we are going to talk about the ecological pyramid. The ecological pyramid of number, biomass and the energy. We will also analyze which type of pyramid will be that of the biomass, of number and that of energy in case of different types of ecosystem. But before this, you have to watch my previous video in which I have discussed about the different types of food chain. Guys, before that, you have to answer some of the questions. What is the detritus food chain? What is the tree food chain? What is the Lindemann 10% law? And what are the different types of efficiencies? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubts regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Let's start the lecture and let's know about the ecological pyramid. It is basically the graphical representation of the trophic level or the food chain. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन के बारे में तो बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया है, लेकिन इसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करने वाले हैं. गाइस, पिरामिड इज बेसिकली ट्रायंगुलर इन स्ट्रक्चर, मतलब उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन हमें एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है इन इकोलॉजिकल पिरामिड. तो हमने देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the trophic levels and the food chains. There are basically 3 ecological pyramids for every ecosystem that we have to study in this lecture, and that are the ecological pyramid of number, then the ecological pyramid of biomass, and at last we will be talking about the ecological pyramid of energy. Guys, different types of ecological pyramids are the upright and the inverted pyramid. तो guys, बेसिकली अपराइट पिरामिड में क्या होगा, उसका बेस ब्रॉड होगा, जिसका मतलब जो उसकी ब्रेड्थ है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अपवर्ड्स. मतलब ट्रॉफिक लेवल के इंक्रीज होते ही उसकी बेसिकली जो ब्रेड्थ है वो कम होती जाएगी. मतलब जो हमारा अपराइट पिरामिड है उसका बेस होने वाला है ब्रॉड, जबकि हमारे इनवर्स पिरामिड में क्या होगा, बेस अपर साइड पर होगा. मतलब जो ब्रॉडर पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा एंड जो बिल्कुल एक पॉइंटेड पार्ट होगा दैट इज एट द लोअर मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ पिरामिड. तो बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के पिरामिड्स हम लोग देख सकते हैं. कुछ में अपराइट है तो कुछ में इनवर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर. तो गाइस, इसमें बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ द स्पीशीज of the organism of the total number of individuals that are present on a particular trophic level. मतलब हम लोग इसमें हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जितनी भी स्पीशीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स उसके प्रेजेंट हैं, उनका नंबर देखते हैं एंड उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द इकोलॉजिकल पिरामिड, एंड इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर. लेकिन गाइस, इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं हमारा बॉटम मोस्ट लेयर, एंड वहाँ पर होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स में तो हमारी ग्रास भी आती है. तो ग्रास बहुत छोटी होती है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रास विच इज़ बीन ईटन बाय द काउ. एंड गाइज, उसकी एनर्जी भी बहुत कम होती है. हम लोग एक ट्री को और एक ग्रास को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर में तो ग्रास की भी उतनी ही वैल्यू है एंड ट्री की भी, लेकिन ट्री पर तो बहुत सारी स्पीशीज है एंड ग्रास तो बहुत सारी ग्रास को सिर्फ एक ही स्पीशीज खा जाती है. तो इसीलिए हम लोग बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर को ज़्यादा यूज नहीं करते. तो गाइस, इस स्लाइड में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स में, डिफरेंट फूड चेन्स में जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर है उसकी शेप कैसी होने वाली है. तो गाइस, ग्रास इकोसिस्टम में क्या होगा, ग्रास बहुत सारी है एंड काउ एक होगी, एंड बहुत सारी काउ को खाएगा हमारा एक स्नेक एंड स्नेक को खाएगा ईगल. तो इस केस में क्या होगा, एज द नंबर ऑफ ग्रास इज मच मोर देन दैट ऑफ द काउ, तो होगा इसमें अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर.
नेक्स्ट इज द ट्री इकोसिस्टम। इसमें एक ही पेड़ है, उस पर बहुत सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स हैं एंड पैरासाइट्स के अंदर हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ द स्पीशीज एट एवरी ट्रॉफिक लेवल इज इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या होगा, हमारा इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर फॉर द ट्री इकोसिस्टम। नाउ कमिंग टू द पैरासिटिक इकोसिस्टम। पैरासिटिक इकोसिस्टम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मतलब डिट्रियस फूड चेन, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड कर रहे हैं। एक ही पेड़ होगा, एक ही एनिमल होगा जो वहां पर पड़ा हुआ होगा, लेकिन उस पर नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंजाई होंगे जो उसको डिकम्पोज कर रहे होंगे। सो द नंबर ऑफ स्पीशीज आर इंक्रीजिंग एज वी मूव अप इन द ट्रॉफिक लेवल। तो बेसिकली इसका भी जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड है वो हो जाएगा इनवर्स। नाउ कमिंग टू द पॉन्ड इकोसिस्टम। गाइस, पॉन्ड इकोसिस्टम भी तो हमारा ग्रास इकोसिस्टम की तरह ही होता है। हमारे ग्रास इकोसिस्टम में ग्रास होती है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में होती है हमारी एल्गी। एल्गी भी बहुत छोटी होती है एंड एक बहुत सारी एल्गी को खाती है हमारी एक छोटी सी फिश, देन छोटी फिशेस को बड़ी फिश एंड बड़ी फिश को खाती है हमारी व्हेल। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्पीशीज जो हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं विद ट्रॉफिक लेवल। तो इससे क्या होगा, यहाँ का इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर हो जाएगा अपराइट। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर होता है अपराइट। लेकिन गाइस, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बेसिकली ट्री इकोसिस्टम भी होता है एंड ग्रास इकोसिस्टम भी। यहाँ पर दो फूड चेन्स पैरेलल में चलती हैं, तो यहाँ पर ना तो हमारा इन्वर्टेड हो सकता है एंड ना ही हमारा हो सकता है अपराइट। अगर तो ग्रास होती तो अपराइट होता, अगर ट्री होता तो इन्वर्टेड। एज अ रिजल्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर है वो हो जाता है मिक्स्ड टाइप का। तो गाइज, आप ये दो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर को अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे एक पेड़ पर कितने सारे बर्ड्स डिपेंडेंट हैं एंड दूसरी साइड पर बहुत सारी ग्रास एक ही हर्बीवोर कंज्यूम कर रहा है। इसलिए हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड कैसे वेरी करता है, ग्रास में वो हो जाता है अपराइट, जबकि ट्री में हो जाता है वो इनवर्स। नाउ कमिंग टू द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बायोमास का मतलब होता है वेट ऑफ द स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, जिसका मतलब होता है कि ड्राई बायोमास लेते हैं दैट इज एक्सक्लूडिंग द वाटर कंपोनेंट इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट। तो इसे बेसिकली बोला जाता है बायोमास। एंड अगर हम लोग बायोमास को यूज कर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी चाहें हमारे ट्रॉफिक लेवल की, हमारे फूड चेन की, इकोसिस्टम की, तो उसे बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। एंड ये ही यूज करते हैं हम लोग किसी भी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए, क्योंकि गाइस बायोमास से हमें ये बहुत अच्छे से पता चल सकता है कि कितनी एनर्जी प्रेजेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल पर। एंड ये ही ज़रूरत होती है किसी भी इकोसिस्टम को जानने के बारे में। एंड इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि अगर बायोमास बहुत कम हो गया है एक ट्रॉफिक लेवल पर जाकर, तो उससे आगे एनर्जी ट्रांसफर कम हो जाएगा एंड उससे आगे ट्रॉफिक लेवल नहीं हो पाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली यूज्ड इकोलॉजिकल पिरामिड है वो है बायोमास का। Let's talk about some of the ecosystems and the ecological pyramid of biomass that are related to them. तो guys, grass ecosystem में क्या होता है, एक जो गाय है वो अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रास खा जाती है, तो अगर हम लोग उस ग्रास का वेट करें तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास है वो अपराइट हो जाएगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास बहुत ज़्यादा था क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारी काऊ का वेट कंपैरेटिवली था कम एंड स्नेक का उससे कम एंड ईगल का तो था बिल्कुल कम। तो इस तरह से हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर द ग्रास इकोसिस्टम हो जाता है अपराइट। ऐसे ही हमारे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है गाइज, हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी यही होता है कि पेड़ का वेट बहुत ज़्यादा होता है एंड ग्रास अगर हर्बीवोर खा रहा है तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेसिकली बायोमास डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास हो जाता है अपराइट। ऐसे ही हमारे ट्री इकोसिस्टम में होता है, क्योंकि ट्री का वेट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस पर बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं
अगर हम लोग बर्ड्स को इकट्ठा करके भी उनका वेट करें तो बहुत कम आता है, क्योंकि उनमें होते हैं फेदर्स एंड उनकी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम लोग उसको कंसीडर करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम वेट के होते हैं। इसलिए यहाँ का हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड भी हो जाता है अपराइट। नाउ कमिंग टू दी पॉन्ड इकोसिस्टम। गाइस पॉन्ड इकोसिस्टम में होती है हमारी एल्गी। गाइस एल्गी का कुछ भी वेट नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो बायोमास है वो हो जाता है बहुत कम। लेकिन स्मॉल फिशेस का वेट एल्गी से तो ज्यादा होता है, लार्ज फिशेस का उससे ज्यादा एंड सबसे बड़ी फिश का सबसे ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट यहाँ का इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर द पॉन्ड इकोसिस्टम बिकम्स इन्वर्टेड। नाउ कमिंग टू द पैरासिटिक इकोसिस्टम। गाइस डेड डिकेइंग मैटर से पानी तो सारा इवेपोरेट हो जाता है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसका बायोमास बहुत कम रह जाता है। अभी उस पर बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिनका वेट कंपैरेटिवली उस डेड डिकेइंग मैटर से होगा ज्यादा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर द पैरासिटिक इकोसिस्टम और द पैरासिटिक फूड चेन विल बिकम इन्वर्टेड। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल पिरामिड बना हुआ है एंड दूसरी साइड पर भी है हमारा एक इकोलॉजिकल पिरामिड। तो गाइज आप इनको अच्छे से एनालाइज कीजिए एंड ट्राई टू ड्रॉ द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास बाय योरसेल्फ, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है। नाउ कमिंग टू द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी। गाइस हमने लिंडेमैन लॉ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। मतलब जितनी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो भी स्पीशीज है उसमें बहुत तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी वो स्पीशीज खुद ही यूटिलाइज कर लेता है। तो एज अ रिजल्ट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी बहुत कम पहुंचती है। तो गाइस हर इकोसिस्टम में, हर एक फूड चेन में ऐसा ही होता है। तो हमारा जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी अगर 100 यूनिट्स है तो सेकंड पर रह जाएगी 10, थर्ड पर 1 एंड फोर्थ पर 0.1। एंड ये ही रीजन है क्यों मोर देन 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स आर नॉट पॉसिबल इन एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम। गाइज हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, ग्रास, काउ, स्नेक एंड देन द ईगल। एंड इससे ज़्यादा हमारे ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, क्योंकि एनर्जी ऑलरेडी बहुत डिक्रीज हो चुकी है लास्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाते जाते। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। गाइज हमने जो भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाए उनकी सिग्निफिकेंस ये ही है, क्योंकि हम लोग किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो गाइस प्रोडक्टिविटी किनकी होगी? प्रोड्यूसर्स की। जो कुछ बनाएगा प्रोडक्टिविटी उसी की कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बेसिकली प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम होता है प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी जो उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग किसी भी टेरेस्ट्रियल की बात करें, किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, तो उसमें क्या होगा? जो हमारी प्रोडक्टिविटी है इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। मतलब एक टाइम पीरियड में एंड एक जो हमारा यूनिट एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ले ले एंड सेकेंड्स में टाइम ले ले, तो उस टाइम में बेसिकली कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। मतलब हम लोग पूरे एरिया को यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट ले लेते हैं एंड उसको यूज करके अगर हम लोग किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी निकाल लें तो उसे बोला जाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लेकिन अगर हमें किसी भी एक्वेटिक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम। मतलब अभी पानी में तो हम लोग वॉल्यूम ही ले सकते हैं, लैंड का तो एरिया ले सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्लांट ग्रो करेगा। लेकिन हमारे जो ओशियंस होते हैं, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, उसमें पानी है एंड पानी को हम लोग वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं। तो एज अ रिजल्ट यहाँ की प्रोडक्टिविटी हो जाती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम।
नाउ कमिंग टू द यूनिट्स, हम लोग आखिर प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को मेजर किस चीज में करते हैं? फर्स्ट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। गाइस, क्या आपने जीडीपी के बारे में पढ़ा है? दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें बेसिकली क्या होता है गाइस कि जो भी हमारी ग्रॉस मतलब एक एरिया है उसमें जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है, जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसे बेसिकली हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। मतलब अगर यहाँ पर 10 पेड़ हैं एंड उनकी अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का रेट कैलकुलेट करना शुरू करें तो उसे बोला जाता है बेसिकली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो हमारा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब जितनी भी टोटल फोटोसिंथेसिस की गई थी उन 10 पेड़ों के द्वारा, उसमें से रेस्पिरेशन माइनस कर देते हैं। मतलब दिन में तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन रात में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग उस रेस्पिरेशन लॉस को फोटोसिंथेसिस में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब हुआ कि टोटल फोटोसिंथेसिस कितनी हुई, एंड नेट का मतलब हुआ अगर हमने उसमें से रेस्पिरेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो गाइस, अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा हो पूरे लेक्चर में, देन प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।